नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण का रण जारी है। हर बार लोकसभा चुनाव में नारे और मुद्दे हावी होते थे, लेकिन इस बार न नारे हैं न मुद्दे। 1952 के आम चुनाव से लेकर अब तक कई नारे आए और कई मुद्दे भी उठे। तब से लेकर अब तक चुनाव लड़ने के तरीके और चुनाव प्रक्रिया में काफी बदलाव भी देखने को मिला, तो राजनीति ने भी अपने कई रंग बदले। मगर इस बार जनता किस आधार पर अपनी सरकार चुनेगी और क्या नारों का प्रभाव आज के दौर में प्रासंगिक है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों में नारों और मुद्दों की चमक फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। नारे उतना असर नहीं कर रहे जितना पहले करते थे। नारों पर जुमले और आरोपों की राजनीति भारी पड़ रही है। नारों से भी पिछली बार जैसी आस नहीं। प्रचार अभियान सभाओं के भरोसे है। जनता ने कभी अब की बार मोदी सरकार जैसे नारों पर जो जोश दिखाया था, वो अब की बार 400 पार में नहीं दिखता। तो दूसरी ओर विपक्ष भी कोई असरदार नारा नहीं दे पाया है। नारे बहुत मेहनत से लिखे जाते हैं। इनके लिखने वाले मनोविज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र की गहरी पकड़ रखते हैं। चुनावी फिजा में कहीं मोदी की गारंटी की चर्चा है, तो कांग्रेस के नारे न्याय का हक मिलने तक की भी बात हो रही है। जब पूरी राजनीति एक कल्पना लोक में फंस जाएगी, पूरी राजनीति जब धार्मिक आस्थाओं के इर्द गिर्द घूमने लगेगी, पूरी राजनीति जब धर्म का औजार बन जाएगी, तब फिर कहां नारे बचेंगे, कहां विचार बचेगा। दल बदलुओं पे चर्चा हो रही है, उपलब्धियों पे चर्चा नहीं हो रही। सुबह से शाम तक बीजेपी के लोग पूरे भारतवर्ष में अपने कार्यालय में बैठ के दल बदल का महापर्व चला रहे हैं और पूरी डिबेट उसके आसपास केंद्रित है। चुनाव प्रचार में नारों और मुद्दों का अपना महत्व है। एक जोरदार नारा चुनाव परिणाम बदलने का दमखम रखता है। लोकसभा चुनाव में 1952 से अब तक नारों की बहार रही है। इस बार भाजपा ने 2014 और 2019 की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नारे तैयार किए हैं। वैसे देखा जाए तो इन नारों में हमेशा से चेहरा हावी रहा है। 1980 में और उसके पहले भी हर दशक में हमने देखा है कि नारे बदलते गए हैं। देश की जो जरूरतें हैं वो भी परिवर्तित होती गई हैं जैसे जैसे हमने प्रगति की है। बीच का कालखंड मैं छोड़ना चाहूंगी, क्योंकि 40-50 सालों में बहुत परिवर्तन नहीं आया जितना पिछले 10 सालों में आया है। साक्षरता में परिवर्तन आया है 2012-14 के बाद। हमारी औद्योगिकरण में परिवर्तन आया है, हमारे विकास में परिवर्तन आया है और पूरे रोड मैप को ही आप परिवर्तित देख रहे हो। तो जो अभी हम देख रहे हैं नारे, जो हम देख रहे हैं उद्घोष जो हो रहे हैं, वो बिल्कुल मायने इसलिए नहीं रखते क्योंकि अब जनता क्या है समझती है, उसको देश में क्या चाहिए, देश की वो नीति कैसे चाहिए, वो किस तरीके से देश को देखना चाहती है एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। इसलिए देश मुद्दों के ऊपर अपना विचार रखेगी, ना कि नारों को सुनकर विचार रखने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के नारों पर गौर करें तो तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी मेरा परिवार, भाजपा हटाओ देश बचाओ, तो दूसरी ओर लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ जैसे कुछ नारे अभी प्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में जनता का रुख किस ओर होगा। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। चर्चा होगी जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से प्रियंका दुबे जी जुड़ी है। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी इस चर्चा का हिस्सा है। नीलाभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, मोदी की गारंटी, अब की बार 400 पार, ये जो तमाम स्लोगन्स हैं, क्या लगता है कि आज के लोकसभा चुनाव में, आज का जो दौर है राजनीति का, जिस तरह से हर कोई अपनी पार्टी को आगे बताने की होड़ में है, क्या प्रासंगिकता होगी जनता के बीच? ये नारे प्रभावी आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आप कैलकुलेटिवली
मतदाता जो है वो हर चीज का विश्लेषण करता है, क्या उसके हित में है, क्या कहाँ से उसका ये हो सकता है, किस चीज के ऊपर करना चाहिए। इन सब चीजों पर प्राथमिकता आजकल जब हो चुकी है, इन चीजों को देखते हुए हमारी जो सरकार है जिसने हर स्तर पर कार्य किया, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, जब हर क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो वहां पर होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले, और वो कथनी करने का जो भेद है वो ना रहे कि हमने कहा कुछ और किया कुछ। जब इस प्रकार की बात आ जाती है तब बात आती है गारंटी की। तो इसी चीज को ध्यान में रखते मोदी जी की गारंटी को हम लोगों ने स्लोगन रखा था कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पे भी गारंटी, और दूसरी चीज 400 पार, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वैसे भी बहुमत के साथ सरकार में थे, 303 भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी लेके बैठी है, तो हमारा टारगेट हमने हायर सेट किया और आगे बढ़ा जा सके और कार्यकर्ता उससे प्रोत्साहित रहे। परंतु जब हम बात करते हैं नारों का प्रभाव, तो आज जनता सिर्फ नारों से प्रभावित ना होकर के वो विकास देखना चाहती है कि जो हमने कहा वो हमने किया अथवा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के जब शुरू से घोषणा पत्र का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो चाहे उसमें मंत्री की चर्चा कीजिए, या अगर हमारा पुराना नारा, सबसे पुराना नारा हुआ करता था कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो आर्टिकल 70 के ऊपर शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी केंद्रित रही है, और उसमें भी हमने जिस प्रकार से सफलता पाई है। इसके बाद 3 तलाक को लेके, नारी सम्मान को लेके जब चर्चा की गई तो 3 तलाक की त्रासदी को इस तरीके से खत्म किया गया। तो जनता का विश्वास जो कहा और किया उसको देखते हुए आज हमारे साथ में है, इसलिए हमने कहा मोदी जी की गारंटी और अब की बार 400 पार। तो ये जो कथनी करनी धरातल पे दिखाई देती अपनी वचनबद्धता जो भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करी है, इसको देख करके हमें लगता है कि जनता हमारे साथ होगी और इस नारे से पूरी तरह से प्रभावित है। ठीक है नीलाभ जी, जो कहा सो किया, और इसी वजह से अब मोदी की गारंटी पर जनता का विश्वास होगा, बीजेपी कह रही है। 1952 के आम चुनाव से हम जिक्र करें नीलाभ जी, तो खरों रुपयों चांदी को, राज महात्मा गांधी को, कुछ इस तरह के प्रभावी नारे बहुत चर्चा में थे। लेकिन आज के दौर में क्या लगता है कि बीजेपी ही के पास सारे नारे चले गए हैं? कांग्रेस के पास क्या है? क्या न्याय का नारा काम करेगा इस बार? देखिए नारे मैं बताऊं, नारे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये 2 नारे जुमले साबित हो गए। अच्छे दिन आएंगे मोदी जी का नारा ये लापता हो गया। ये नारे नहीं जुमले थे, इसलिए लोगों का नारों पर से भरोसा उठ गया। कांग्रेस ने जो नारे दिए थे वो नारे जय जवान जय किसान, वो नारा चरितार्थ करके बताया, इनके नारे जुमले साबित हो गए। और मोदी जी की गारंटी बड़ा हास्यास्पद लगता है। गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हो। जबान किसकी मानी जाती है? जिसकी जुबान की कीमत हो, जिसने जो कहा वो करा हो। अब मोदी जी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने के बाद क्यों नहीं करते हैं? 1 के बदले 10 साल लाने के बाद क्यों नहीं करते हैं? चीन को लाख दिखाने के बाद क्यों नहीं करते हैं? अरे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। ऐसे भाषण मोदी जब नहीं देते हैं, नोटबंदी के फायदे भी नहीं गिनाए जाते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात तो बहुत दूर हो गई, उन पर आप लाठियां गोलियां चलाते हैं, उनके रस्तों में कीले भी जाते हैं। महिला सुरक्षा की बातें आप करते हैं, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। जो पदक लाने वाली बच्चियां उन पर आपके नेता यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। देश से 13 लाख महिलाएं लापता। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है। भाजपा की बहन को मैं बता दूं, हमारी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी एक सरकारी संस्था है। 13 लाख महिलाएं लापता है देश से, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। अब आप बताएं तो आपके नारों का क्या और गारंटी का क्या? जी आपने महिला सुरक्षा की बात की थी, आपने कहा था कि हम देश की डीजीपी बढ़ाएंगे, उसका क्या हुआ? काला धन लेकर आएंगे। अरे आपका सफेद धन आपके पीछे रहते उद्योगपति लेकर भाग गए, आप काले धन की बात करते हैं। फिर आप निकल पड़े मोदी जी की गारंटी का झंडा लेकर। जी ये मतदान प्रतिशत तभी तो गिरा है, ये 2 दौर का मतदान हुआ है। आप झूठी गारंटी लेकर गए की बात होगी, लेकिन कांग्रेस के पास इस बार क्या स्लोगन है? ये नारे नहीं थे, ये जुमले थे, हमारे नारे थे, ये जुमले थे। हम नारों की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम महिला सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, उनके लेकिन इस बार क्या कोई नारा इन तमाम विषयों को लेकर आपने बनाया है, पार्टी ने बनाया है? सिर्फ जुमले नहीं, कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं मैं कि क्या इन तमाम विषयों को लेकर, महिलाओं को, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर कोई स्लोगन आपने डिजाइन किया इस बार जिसके माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं?
स्लोगन स्लोगन जुमले ये भारतीय जनता पार्टी का जुबानी खेल है, ये हम नहीं करते हैं जी। जुबानी तीमारदारी हमारी आदत नहीं, हम तो काम पर भरोसा रखते हैं। हमने तो कहा युवाओं को रोजगार देंगे, 19 फंड देंगे, हमने तो कहा महिलाओं को 10 लाख रुपए सालाना देंगे, गरीब महिलाओं को देंगे, हमने महिलाओं की बात करी, हमने किसानों से कहा कि आप एमएसपी माफ करें, एमएसपी तय करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उद्योगपतियों का नहीं करेंगे। तो हमने तो काम की बात करी, जुमले की बात छोड़े, बहुत हुई महंगाई की बात। कह रही कि अब नारों पर इतना एतबार नहीं रहा क्योंकि जनता पर इतना प्रभाव नहीं डालते हैं। एक दौर हुआ करता था उमेश जी जब चीन और पाकिस्तान का अक्सर जिक्र होता था, लेकिन कालांतर में ये जो दो अहम विषय थे पूरी तरह से नारों से गायब दिखाई दे रहे हैं। कभी महंगाई की बात होती थी जैसा कि नीलाभ जी ने भी कहा, लेकिन आज के दौर में क्या लगता है जो नारे हैं क्या सिर्फ वो एक स्लोगन या टैगलाइन हम कहें ये बनकर रह गए हैं, मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं रह गया? देखिए निश्चित तौर पर अमित जी, मैं नीलाभ भाई की बात से भी सहमत हूं और प्रियंका जी ने जो कहा वो भी मैंने सुना है जी। नारों की जब हम बात करते हैं तो नारों के पीछे हमको एक मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अब यदि आप बात करें कि नारे जो है पहले के दौर में, जब आप टेलीविजन उतने नहीं थे ना, चैनल्स नहीं थे, रेडियो बहुत कम थे, एफएम नहीं थे, तो लोगों तक पार्टियां जब अपनी बात पहुंचाती थी तो वो कैसे अपनी बात पहुंचाए और कैसे अपनी पहचान उन लोगों में बैठ कैसे करे, उसके लिए वो नारे गढ़ती थी। एक नारा मैं एक पढ़ रहा था किताब में, एक डीएसपी ने एक नारा दिया था कि डीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अब आप इस नारे को अगर आप पढ़ें तो इस नारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी पे हमला कर रहा है या कोई किसी अपनी बात को बड़ी जोर से रखने की कोशिश कर रहा है या अपने पिछले 5 साल के काम गिना रहा है। ये एक पहचान थी कि वो पार्टी अपना स्थायित्व बताना चाहती थी कि हम कहाँ हैं, हम कैसे स्थायी हैं और हमारी पहचान क्या है। एक नारा इसके बाद आया, गरीबी हटाओ कांग्रेस लाओ। यानी आप उस जो दौर में अगर आप जो लोग जिए हैं वो उसको समझेंगे कि उस समय गरीबी बड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए वो नारा लाया गया कि गरीबी हटाओ कांग्रेस बचाओ। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि नारे जो हैं वो मनोविज्ञान पर असर करते हैं। इस देश में भाई साहब 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो सिर्फ निशान देखते हैं और वोट डालते हैं, बहुत कम। अब हालांकि ये अब कहना मुश्किल है कि दौर बदल गया, हाथ में मोबाइल आ गया तो लोग अवेयर हो गए, लेकिन अवेयर होना और शिक्षित होने में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। तो कहीं ना कहीं अब जो नारे आ रहे हैं, आप देखिए कि मैं बहुत लंबी फहरिस्त है, बीजेपी के नारे मैंने लिखे हैं, शायद आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे नारे हैं जो मैं लिख चुका, लेकिन कांग्रेस के अगर मैं नारे ढूंढने गया तो मुझे 2 या 3 नारे ही मिले और बड़ी मुश्किल से, वो भी एक बड़ा अच्छा नारा मुझे दिखा है कि हाथ बदलेंगे हालात बदलेंगे, हाथ बदलेगा हालात, और एक मिला कि न्याय का हाथ कांग्रेस के साथ। और इसी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उपयोग कर रही है, जहां अखिलेश यादव भाषण देने के पहले इस नारे को लगाते हैं कि न्याय का हाथ सपा के साथ। तो कहीं ना कहीं ये देखिए आपकी जो बात सही है नीलाभ भाई ने कि जुमले जो है, अब आप इसको जुमला कह लीजिए, बीजेपी इसको नारा कहती है, आप इसको कोई भी किसी भी शब्द की परिधि में बांध दें, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है वो दिमाग पर असर कर रही है, ये तो तय बात है। और देखिए एक जो इसमें से एक नारा, में एक ही नारा लूंगा बीजेपी का। बीजेपी ने कहा आपकी बार 400 पार। ये जो नारा है ये बहुत योजना के साथ लाया गया। इस नारे के लाने के पीछे मकसद ये था कि हम 400 सीट अगर नहीं ला पाए तो कम से कम 350 के आसपास तो सिमट जाए, इतना तो हम कर लें। और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये योजना थी और उसी योजना पर काम किया कि हम देखिए, हम जब स्कूल में होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको कहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर लाना है, 100% नंबर आना चाहिए। तो वो 100% नंबर नहीं आ पाते, लेकिन कोशिश जरूर होती है और बच्चा 60-70% तक नंबर ले आता है तो खुशी भी होती है कि चलिए 70% नंबर आ गए। तो कहीं ना कहीं नारों के पीछे एक मनोविज्ञान है और कहीं ना कहीं कोशिश भी ये होती है लिखने वालों की कि बहुत कैची से बनाया जाए ताकि सुनने वाला एक बार में उसे ग्रास्प कर ले। और बहुत टैंगी भी है नारे होते हैं, एक मजेदार इसकी भी फिलॉसफी होती है। लेकिन प्रियंका जी, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि आपके नारे तो सिर्फ जुमले हैं, क्योंकि गारंटी की बात आप कर रहे हैं, गारंटी तो उनकी पूरी होती है जिन्होंने पहले अपने वादे पूरे किए हों। लेकिन कांग्रेस का तो लगातार यह आरोप है कि पिछली गारंटी को ही पूरा नहीं किया, तो इस बार जो स्लोगन है वो कैसे बीजेपी चरितार्थ कर पाएगी मोदी की गारंटी का? देखिए, कांग्रेस का ही एक पहले नारा होता था ना, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे जी। और आप खुद जाकर के जातिवाद को लेकर के बार बार बात करती है। ये खुद राजीव गांधी का दिया हुआ नारा था कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो अब हम ये कह सकते हैं बात रख दी लात पे और पार्टी आ गई फुटपाथ पे, ये भी हम कह सकते हैं फिर कि इन्होंने खुद नहीं अपनी बात को पूरी तरीके से नकार दिया। ठीक है, तो ये जुमले थे। और उसी समय एक जुमला ये भी चलता था, जब महंगाई की जो बात कर रहे हैं हमारे नीलाभ जी भाई साहब,
तो एक उस समय दीवालों के ऊपर नारा लिखा जाता था कि कांग्रेस के बूढ़े बैल खा गए शक्कर पी गए तेल। तो ये उस समय एक नारा था और बड़ा प्रचलित हुआ था कि कांग्रेस के बूढ़े बैल खा गए शक्कर पी गए तेल, क्योंकि हमारी ही शुगर निर्यात की जाती थी और उसी को आयात किया जाता था और उसके ऊपर एक ड्यूटीज लगाई जाती थी। तो ये दौर भी देखा है। अब बात करते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं महंगाई मार को लेकर के बार बार। तो महंगाई का अगर एनालिसिस करना चाहे तो 10% महंगाई दर मनमोहन जी की सरकार में देखी गई है 2014 के समय। आज जो सीमित हो चुकी है 6% से भी नीचे। तो ये एनालिसिस आज युवा भी कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, परंतु इन्होंने जानबूझकर लोगों को अशिक्षित रखा, ड्रॉप डाउन परसेंटेज बढ़ा के रखा ताकि वो एनालिसिस ना कर सके। आज लेकिन युवा समझ सकता है, स्टार्टअप्स के माध्यम से जब वो आत्मनिर्भर होता है, कोई बॉस उसके ऊपर नहीं रहता, वो अपना खुद को ऑन बिजनेस रन करता है, तो यूनिकॉर्न्स जैसी कंपनीज बनाता है। 108 यूनिकॉर्न्स आज भारत बना करके बैठा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सरकारी आंकड़े आप लोग सर्च कर सकते हैं। और 1 लाख से ज्यादा जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने खुद ने जब नौकरियां दी थी तो उसका इवेंट हुआ था जिस पर भी छाती पीटी थी। तो ये भी देखा है जनता ने। अब बात आती है महिलाओं की, तो नीलाभ जी भाई साहब आज ही अपने आज जो राधिका खेड़ा जी का जो वीडियो आया है, आप ही की प्रवक्ता है, आप ही की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और रोती हुई बिलखती हुई उनका वीडियो आया है कि उनके साथ बदतमीजी सलूकी की गई। और पूर्व में भी प्रियंका चतुर्वेदी जी ने आपकी पार्टी को छोड़ करके शिवसेना को ज्वाइन किया था और उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि आपकी पार्टी में महिलाओं को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाता, उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की जाती है। तो पहले अपनी पार्टी का प्रोटोकॉल थोड़ा सा सुधारिए ताकि लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो सके। अब अगर बात करते हैं, ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, तो नारी वंदन अधिनियम जो कि पूर्व में भी पारित हो सकता था जब आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद एक महिला थी, परंतु वो नहीं हो पाया। ये जनता ने देखा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी जी क्या कहते हैं, ये भी जनता ने देखा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा खुद आपके यहां से आया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसी बहन के ऊपर लाठीचार्ज दिल्ली में होता है। ये भी पूरी मीडिया दिखाती है और ये भी जनता देख। आज जब इंडिया के कारण इतनी पारदर्शिता हो चुकी है कि संदेश खाली में घटना घटती है। मैं कहती हूँ चाहे महिला सम्मान में कहीं भी कोई भी घटना दुर्घटना हो, उसके ऊपर सबको एक साथ होकर के आवाज बुलंद करनी चाहिए। महिला अपमान सभी अपमान, नारी तरफ है, लेकिन जो बुनियादी विषय है उसे कैसे डील करेगी कांग्रेस? नीलाभ जी, संदेश खाली पे ये भी भाजपा की बहन करेगी। जी ठीक है प्रियंका जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, जवाब ले लेते हैं। जी नीलाभ जी, आपकी बात रखें। महंगाई सिर्फ भाजपा कार्यालय में कम हुई है। आप देखिए जनता महंगाई से त्राही त्राही करे। हिंदुस्तान में आप देखिए 2 साल के मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको, बिल्कुल अधिकृत आंकड़े हैं ये। हर चीज, टीवी 60% महंगा, दवा फोन रिचार्ज 50% महंगे, स्टेशनरी 15 गुना महंगी, खाद्य तेल 2 गुने महंगे। महंगाई इस समय चरम पर है। इनको पता नहीं कहां से लग रहा है कि महंगाई कम हो गई। मेरे ख्याल से मेरे भारद्वाज जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, ये भी मेरी बात को एग्री करेंगे, महंगाई चरम पर है। पर इन्हें पता नहीं कहां से आंकड़े आते और महंगाई इन्हें सस्ता लग रहा है। पता नहीं प्रियंका जी कैसे आंकड़ा लेकर आ रही है। महिला सुरक्षा की ये बातें करें, इक्के दुक्के केस गिना रही। वह देवेगौड़ा जी का जो पोते हैं उसके केस अब लगभग कितने सैकड़ों की हजारों की संख्या में उनके वीडियो आए, इनको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है। इस तरह की आप बातें करते हैं, नारी सम्मान की आप बातें करते हैं। अब मणिपुर की महिलाओं की आप नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं, जिन्होंने कारगिल में युद्ध लड़ा, उस परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके जुलूस निकलाए जा रहे हैं, उनके अंग प्रत्यंग को छुआ जा रहा, उनकी ओर आप चर्चा भी नहीं करते। 13 लाख महिलाएं देश से लापता है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते। महिला खिलाड़ियों के साथ आपके ही सांसद जो उत्पीड़न करते हैं, और जब वो गुहार लगाती हैं तो उनके सड़कों पर लपेटा घसीटा जाता है। आखिर में हार कर वो अपना मेडल प्रधानमंत्री की चौखट पर रखकर आती है। निर्लज्जता की पराकाष्ठा के दृश्य देने वाली अभिनेत्री जो ये कहती है आजादी हमें भीख में मिली थी, जो क्रांतिकारियों का, शहीदों का अपमान करती है, जो ये कहती है कि प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, यही ज्ञान नहीं है। उस वक्त को आप सर्वोच्च सम्मान सम्मानित करते हो, टिकट देते हैं, और महिला पदक जो लेकर बच्चियां आती है उनका आप अपमान करते हैं। यह महिला सुरक्षा की बातें आप करते हैं। आपके सांसद उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।
उसके बाद उनको सम्मान नहीं मिला। मैं तो जनता से आह्वान करता हूं कि वोट दीजिए, वोटिंग प्रतिशत गिरा, किसानों के लिए वोट दीजिए, उन महिलाओं के लिए वोट दीजिए, मणिपुर की महिलाओं के लिए वोट दीजिए, उन महिला खिलाड़ियों के सम्मान के लिए वोट दीजिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़े। बहुत एक चिंता का विषय। मतदान के दो दौर हो चुके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से जनता इतनी त्राही कर चुके कि मतदान प्रतिशत गिर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। प्रियंका जी बोले। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है कि लोग ठीक है, प्रियंका जी का रुक लेते हैं, फिर उमेश जी से सवाल लेंगे। प्रियंका जी जवाब पेश करते हैं, पूरा ध्यान इसमें किस तरह कांग्रेस में तोड़ फोड़ की जाए। कई विकास की बात नहीं, कई मुद्दों की बात नहीं, पूरा अभियान में लगी भारतीय जनता पार्टी। और एक शब्द नहीं, ये इनकी कथनी करने का भेद दिखाई देता है। महंगाई पर बात करते, न बेरोजगारी पर बात करते, न अन्य कुछ काम की उस पर बात करते, न किसानों की बात करते, न महिला सुरक्षा की बात। जी, आप उसके बाद में बंगाल की घटनाओं के ऊपर चर्चा नहीं करते। राजस्थान में आप कहता है ये प्रदेश मर्दों का है, यहाँ पे बलात्कार चौधरी जी भाषण का तरीका क्या बदलता है? तो आप प्रकार का बाधित बयान देते हैं, आप लोग उसके ऊपर खेद भी प्रकट नहीं करते, ये भी जनता ने देखा है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, इसके अलावा अगर आप कृषि की जो दर 18.8 चुकी है, देश नंबर 1 है, बीमारू राज्य के मंगलसूत्र में चर्चा हो चुका है। ठीक है उमेश जी, कांग्रेस ने इतने सारे विषय गिना दिए भाजपा के सामने, लेकिन नारा अभी तक कांग्रेस का नहीं आया है। और कांग्रेस चूंकि शुरुआत से ही कह रही है कि अब हम नारों पर यकीन नहीं करते, हम काम करने पर विश्वास रखते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो वर्तमान दौर का चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें नारों से ज्यादा किसी एक बड़े चेहरे का प्रभाव ही ज्यादा देखने को मिलता है, और उसी चेहरे से कोई पार्टी आश्वस्त हो जाती है कि हम प्रत्याशी भले कोई भी उतार दें, जीत तो हमारी होगी, नंबर्स तो हमारे बढ़ेंगे। ऐसे में जो नारे वो गौण हो जाते हैं। उमेश जी। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा, मैंने दोनों की बातें सुनी है। हमारे काबिल दोस्त नीलम भाई ने भी कहा जिस तरह से, और उन्होंने भी अपनी बात रखी है, मैम ने, प्रियंका जी ने। देखिए, दोनों चीजें हैं, एक व्यक्ति विशेष भी महत्व रखता है, लेकिन पिछले कुछ आप सालों का ट्रेंड देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक फर्क दिखेगा आपको। और फर्क इस बात का दिखेगा कि इस देश में कहीं पार्टी से बड़े नेता होते जा रहे हैं, कहीं पार्टी से बड़े लोग होते जा रहे हैं, और वो मुद्दे कहीं गौण हो गए जो हम चुनाव जिन पर लड़ा करते थे। इस देश में परंपरा थी एक चुनाव लड़ने की, मैत्री थी एक चुनाव लड़ने की, वो मैत्री कहीं गौण हो गई है। आज हम देखते हैं कि नेता एक दूसरे से दुश्मनी करने लग गए हैं। इस तरीके से बयान आते हैं, भाषण होते हैं कि लगता है कि भाई मंच से ही शायद गोली चला देंगे। और बहुत ही मतलब एक आप ये कहिए कि बड़ी परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। हमने देखा भी कि बहुत ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए। एक हमारे काबिल नेता हैं बिहार के, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एक बड़ा हमला किया पीएम मोदी पर और कहा कि भाई मोदी का परिवार कहाँ है, मोदी का परिवार तो है ही नहीं। उसको उन्होंने देखिए बीजेपी ने कितने अच्छे से अपनाया, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर भी वो चीज असर कर गई। और इमोशनल टच जो है वो बीजेपी देने में बिल्कुल नहीं चुकती, और चौकीदार शब्द के साथ भी प्रयोग हुआ था। और मोदी को चुनते हैं। आप ये देखिए, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक वो नारे जो है वो छू रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी बात पर ठीक है, कांग्रेस विरोध भी तरीके से कर रही है, लेकिन नारों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आगे सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश तो है, और गुंजाइश हमेशा होनी भी। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी सवाल ये भी बड़ा है कि क्या नारों के साथ मुद्दे आज के दौर में आप देखते रिलेटेबल है, या दोनों में फर्क दिखता है आपको? अब देखिए, आज जो मुद्दे बचे हैं, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको वो जमीन पर कहीं नहीं दिखेगा। नीलाभ भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि लोग उसके फेवर में हैं, और लोगों को देश, राष्ट्र और धर्म, ये सारे जो मुद्दे हैं वो बड़े लगते हैं, महंगाई छोटा लगती है। जब भी हम मार्केट में निकलते हैं तो हमने भी इस बात को लोगों से फील किया, बात की, लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा है। वो मानते हैं कि महंगाई हुई है, लेकिन बावजूद उसके उनको लगता है कि देश पहले है और धर्म पहले है। तो वो ऑब्जर्वेशन जो है लोगों का वो इस तौर। बिल्कुल, तो फिलहाल देखना होगा कि इस बार का जो चुनाव है उसमें नारे ज्यादा काम आते हैं या मुद्दों पर बात बनती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।